सीपैट एग्जाम 2025 के लिए है और इस सेशन की मैं बात करूं तो इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है, जिसमें शुरुआत में हिंदी के रखे गए हैं क्वेश्चन, फिर जीके जीएस है और करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा इसमें इंग्लिश और मैथ रीजनिंग को भी पूरी तरह से इंक्लूड किया गया है। गाइस क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है और हमारी पूरी कोशिश है कि जब भी आप अपने एग्जाम में जो 6 और 7 सितंबर को आपको एग्जाम है, एग्जाम में बैठे एज इट इज हमारे सेशन से आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले हमारे सेशन से। सो गाइस बिना देरी करते हुए हम अपना क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो परि प्लस आवरण अगर आपने लगाया है तो बी इसको बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भारत है, लड़का है, मित्रता है, पेड़ है। तो अगर आपने लगाया है आंसर सी तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है ना वो एक जातिवाचक, लड़का है व्यक्तिवाचक और पेड़ भी एक जातिवाचक हो जाएगी। सो आंसर डी सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है कि पेड़ जैसे और पेड़ होते हैं, अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। तो अंक को संख्या कहते हैं और बोध कहते हैं। आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर लगाया है आपने बी बिल्कुल सही लगा पा रहे हैं। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? तो चौथा जो है ना वो एक संख्यावाचक विशेषण है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला आपके लिए, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पंडित का स्त्रीलिंग पंडितायन होता है। आंसर देख लेते हैं कहां लिखा है, तो पंडितायन डी में लिखा हुआ है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए, मैंने आम खा लिया, मैंने आम खा लिया में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो बताइए कौन सा इसमें काल है? क्या भूतकाल है, हेतु भूतकाल है, अपूर्ण है, फिर आसन्न? तो इसमें इसको जो आंसर जो है ना वो डी हो जाएगा, ये आसन्न भूतकाल है, डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन है, संजय बहुत देर से टहल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें कोई सी क्रिया नहीं, इसमें कर्मक क्रिया होगी, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन गाइस अगला देखिए, मैं आपको समझा सकती हूँ बहुत अच्छे ट्रिक से, बट अभी टाइम नहीं है समझाने का, अभी आपका रिवीजन क्लासेस हो। गाइस आप रिवीजन करिए और अपना स्कोर चेक करिए और जो भी स्कोर हो कमेंट्स में बताइए। और गाइस एक बात और है, जो भी आपको हमें बाय हार्ट मतलब एग्जैक्टली बताइए बाई हार्ट, आपके जो कमेंट्स हैं एक्सेप्टेबल होंगे। नेगेटिव चीजें होंगी तो आप नेगेटिव डेफिनेटली कमेंट्स करेंगे और पॉजिटिव होंगे तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे। बाई हार्ट हमें एक्सेप्ट होंगे और जो भी हम सुधार सकते हैं पूरी सुधारने की कोशिश करेंगे। सो गाइस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा हो गया, इसका बी बिल्कुल सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, क्वेश्चन है, ऐसा लगा मानो बम फटा हुआ, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पर स्वरूप बोधक, ये जो है ना अव्यय, स्वरूप बोधक अव्यय है, यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी फिलहाल समझाने का टाइम बिल्कुल नहीं, यहाँ पर रिविजन का टाइम है। निम्नलिखित में से तालव्य, तालव्य जो ध्वनि है वो क्या ट है, प है, श है या फिर क्या है? तो बता दूं, शुरुआत कहाँ से होती है? तो हमारे कंठ से। आप याद कैसे करें? तो कंठ से होती है, फिर हमारा आता है कंठ के बाद आता है हमारा तालु, फिर आता है हमारा दंते, फिर आता है मूर्धा। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि इसमें तालव्य, एक मिनट रुकिएगा, इसमें आपको जरा, मेरा पेन नहीं सही से चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें पूछा है तालव्य, जो तालव्य से शुरुआत होती है तो इसका जो हो जाएगा श, तालव्य श। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी। जो तालव्य होते हैं जिनमें, और इनको जो श होते हैं ना इनको ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं, ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। आंसर सी इज करेक्ट है। जो तालु से बोले जाते हैं, क्या चैट है, ठीक है, इसको ऐसे याद करते हैं। क्वेश्चन अगला है, निर्देश, उपयुक्त विलोम, उपरयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। उपकार का विलोम क्या होगा? तो बताइए, उपकार का विलोम जो है ना वो अपकार हो जाएगा, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट हियर, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनादर, जो है ना अनादर का बताइए क्या हो जाएगा? तो मान, सम्मान, आदर, फिर सत्कार हो जाएगा। तो इसका आपने बता दिया होगा, अनादर का आदर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिमान का, बताइए क्या हो जाएगा? तो अभिमान का, इसका ऑपोजिट पूछा जा रहा है, तो अभिमान का क्या हो जाएगा? अभिमान का अनभिज्ञ हो जाएगा, यानी कि अनभिज्ञ। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है अथ, अथ शब्द का जो है ना विलोम क्या हो जाएगा? तो अथ शब्द का विलोम इति हो जाएगा, यानी कि इति, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे हैं ए तो बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, आंसर ए इज करेक्ट है। करुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो करुण शब्द का हो जाएगा निष्ठुर, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है, बी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। जिसकी
जिसकी आशा ना की गई हो, प्रत्याशा, अप्रत्याशित, आशातीत या फिर अप्रत्याशा। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर गाइस अगर आपने लगाया है बी यानी कि अप्रत्याशित, तो बिल्कुल सही लगाया। जिसकी आशा नहीं की जा सकती उसको अप्रत्याशित बोलते हैं, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आदि से अंत तक, तो उसको क्या बोलेंगे? आद्योपांत, आदि, दिगंत या फिर अंतिम। क्वेश्चन इसका जो अगर आपने आंसर दिया है ए यानी कि आद्योपांत, तो बिल्कुल सही दिया है आद्योपांत। आदि से अंत तक को आद्योपांत वन वर्ड्स में बोलते हैं। आंसर ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन अगला है जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है या फिर उपमा है या फिर यमक है? तो इसमें देखिए विरोधाभास है। आप देख रहे हैं जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल उज्जवल हो जाए, मतलब जैसे जैसे आप बूढ़े श्याम हो रहे हैं उसी तरह से उज्ज्वला उनमें आ रहा है। तो इसमें एक तरह से कंपेयर किया जा रहा है कि विरोधाभास हो रहा है, तो बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है आपके लिए पानी पीकर जात पूछना, मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो पानी पीकर जात पूछने का मतलब है काम निकलने के बाद सोचना, यानी कि सी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। सी अगर आपने आंसर दिया है तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। गाइस क्वेश्चन है अगला आपके लिए, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और डिट्टो आप देखेंगे, डिट्टो एज इट इज आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमारे सेशन से उठकर आएंगे। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप जरूर हमारे सेशन को याद करेंगे। अगर आप सेशन को पूरी तरह से पेशेंस से देख पा रहे हैं और अच्छे से इनको रीड आउट कर रहे हैं और विजुअली देख रहे हैं, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल क्वेश्चन इसी तरह के देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन है अगला पूर्णतः महत्वहीन अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है, यानी पूर्णतः महत्वहीन अर्थ को, कोई इसका अर्थ ही नहीं बनता। तीन में न 13 में मृदंग बजाए डेरा में, 3 कनौजिया 13 चूहे, 3 13 होना उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका जो है ना आंसर हो जाएगा ए, 3 में न 13 में मृदंग बजाए डेरा में, ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगर आपने आंसर दिया है ए तो बिल्कुल आपने सही दिया है, ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन अगला किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है? देखो प्रत्यय जो होते हैं, प्रत्यय मतलब वो पीछे शब्द के पीछे लगे होते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। तो इसमें किसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो चटेरा में, ममेरा में, फुफेरा में, फिर मौसेरा में। बताइए किसमें नहीं लगा हुआ है? तो अगर आपने आंसर लगाया है ए तो बिल्कुल सही लगाया है। चटेरा में जो है ना प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, इसमें चटेरा में प्रत्यय किसी तरह का नहीं लगा हुआ है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है? गाइस मैं आपको बता चुकी हूँ, ये ट्रिक होती है। उपसर्ग जो है ना वो आगे लगते हैं, शब्द के आगे जो भी लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें बोला कि उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्र उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, परि उपसर्ग है या फिर परा है। प्रतिष्ठा में कौन सा जो है ना उपसर्ग है? तो प्रति इसका हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही होना चाहिए, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है गुरु दक्षिणा में समास है, तो गुरु दक्षिणा में बताइए कौन सा समास है? तो बताइए इसका आंसर अगर आपने दिया है गुरु से दक्षिणा, ठीक है, तो संप्रदान, गुरु को दक्षिणा दी गई यानी तब इसका संप्रदान हो जाएगा। इसका आंसर जो है ना वो होना चाहिए सी। अगर आपने लगाया है सी तो आपने बिल्कुल सही लगाया है, इन संप्रदान समास इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस अगला है निम्नलिखित में से किस में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास आपको पता है जो 6 प्रकार के होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ये 6 प्रकार के समास होते हैं। तो बताइए इसमें किसमें समास ये नहीं है? आदिवासी, ऋण मुक्त, अमूचर या फिर पीला दर्द, किसमें तत्पुरुष समास नहीं लगा हुआ है? तो अगर आपने आंसर दिया है डी यानी कि पीला दर्द, तो बिल्कुल पीला जर्द, तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पीला जर्द में किसी भी तरह का तत्पुरुष समास नहीं लगा हुआ, बाकी अमूचर में तो लगा ही हुआ है। ऋण मुक्त में यानी कि ऋण से मुक्ति पाना, आदिवासी मतलब आदि यानी कि आदिवासी है, अमूचर मतलब आम का चूर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डी बिल्कुल इसका फिलहाल सही हो जाएगा। अगला है आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इंदु, ईश्वर, ईश्वर तो सही नहीं हो सकता, स्त्री, स्त्री भी नहीं है, ईस्ट, ईस्ट भी सही नहीं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए शुद्ध है तो ईस्ट, ईस्ट जो है ना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, स्त्री नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ। ईश्वर में बड़ा ई बनता है, इंदु, इंदु ये गलत लिखा हुआ है। आंसर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ईस्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट इश्यू का तद्भव क्या होता है? देखिए गाइस तद्भव जो होते हैं मैं आपको बता दूं, जो संस्कृत से जो हमारी देशज भाषा में हम मतलब संस्कृत से चेंज होकर जो देशज भाषा में बोलते हैं उसको हम बोलते हैं तद्भव,
भव। और तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से, जो संस्कृत में बोलते हैं एज इट इज, उनको हम ऐसे ही लैंग्वेज में बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं तत्सम, और ये होते हैं तद्भव। तो बोला इक्षु का तद्भव क्या होगा, इक्षु क्या है तो एक तत्सम है, और इसका तद्भव बताना है तो गन्ना है, ईख है, फिर ईख है, इक्षु है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो अगर आपने आंसर दिया है सी यानी कि ईख, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ईख जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है, तो कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि या प्रेमाश्रय। तो कौन सी लिखी हुई नहीं है, तो इनके द्वारा जो लिखी है वो जय पराजय बिल्कुल नहीं लिखी हुई है, क्योंकि जय पराजय जो है ना वो उपेंद्र नाथ द्वारा लिखी गई है, उपेंद्र नाथ द्वारा लिखी गई है, उपेंद्र नाथ द्वारा लिखी गई है। आंसर बी इसका बिल्कुल सही होना चाहिए, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कबीर दास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे, तो बताइए किस धारा के कवि थे। कबीर दास जो है ना वो किस धारा के कवि थे, तो वो संत काव्य धारा के कवि थे। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संत काव्य धारा के कवि, ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, बताइए क्या है इसका आंसर। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है, तो बताइए कौन सी बोली जाती है। अगर आपने लगाया है ए यानी कि कन्नौजी, तो बिल्कुल सही बोली जाती है, क्योंकि कन्नौजी जो है, कन्नौज भी पश्चिम साइड में पड़ता है, और पश्चिमी हिंदी यहाँ पर बोली जाती है, यहाँ की भाषा है कन्नौजी। तो आंसर ए बिल्कुल सही होना चाहिए। क्वेश्चन गाइस अगला है, अगर आपको आंसर पता है तो बताइए क्या है आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है, अव्ययी भाव समास इसमें से नहीं है। यथार्थ में, प्रतिमास में, प्रतिदिन में, फिर आय व्यय में। तो बताइए इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है, तो बताइए क्या है इसका आंसर। अगर आपने आंसर लगाया है इसका डी यानी कि आय और व्यय, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आय व्यय में द्वंद्व समास है, इसमें द्वंद्व आ गया है, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, दीप सा मन जल चुका है, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है, तो इसका इसमें जो वाचक शब्द है ना, बताइए क्या हो जाएगा इसका। दीप हो जाएगा, स हो जाएगा, मन हो जाएगा, या फिर जल चुका हो जाएगा। इसमें वाचक शब्द क्या है, तो इसमें वाचक जो है ना दीप मनसा, वाचक जो है ना मनसा, इसमें हो जाएगा यानी कि स यानी मनसा, इसमें वाचक शब्द जो हो जाएगा यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो के लिए एक शब्द बताइए, मतलब इंद्रियों की पहुंच से बाहर है तो उसको क्या बोलेंगे। अगर आपने लगाया है अतीन्द्रिय यानी कि अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों से, इंद्रियों की पहुंच से ही बाहर है, उसको बोलेंगे अतीन्द्रिय, यानी कि सी इज करेक्ट है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है, तो अतिशयोक्ति, उत्तिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, उत्तिशयोक्ति। बताइए इसमें क्या सही हो जाएगा। अगर आपने आंसर लगाया है ए, मुझे उम्मीद है आपने ए ही लगाया होगा और बिल्कुल सही लगाया होगा, यानी कि अतिशयोक्ति बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्तिशयोक्ति कुछ नहीं होता, अतिशयोक्ति कुछ नहीं होता, उत्तिशयोक्ति तो कुछ होता ही नहीं है। ए इज करेक्ट हियर, अतिशयोक्ति होता है। क्वेश्चन है अगला, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है, तो बताइए वाणी प्लस औचित्य का सही शब्द क्या होगा। तो अगर आपने लगाया है बाण्योचित्य, तो बिल्कुल सही लगाया है बाण्योचित्य, यानी वाणी प्लस औचित्य का सही संधि बाण्योचित्य हो जाएगा। ए इज करेक्ट हियर, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला गाइस है क्वेश्चन, अनुवीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है। अनु प्लस ईक्षण, अनु प्लस वीक्षण, अनु प्लस ईक्षण, अनु प्लस ईक्षण। तो अब बताइए इसका आंसर क्या है। अगर आपने लगाया है आंसर ए यानी कि अनु प्लस ईक्षण, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, तो इसमें वृद्धि संधि हो जानी चाहिए। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, वृद्धि नहीं दीर्घ संधि, सो दीर्घ संधि है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय भारत ध्वज को अपना लिया था। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950। बताइए कौन सा दिन था वो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बताइए किस दिन अपना लिया था। आंसर इसका अगर आपने लगाया है 15 अगस्त ध्वज को अपनाया था, तो जो है ना, अच्छा, संविधान सभा ने किस दिन को राष्ट्रीय ध्वज ध्वज भारत ध्वज को अपनाया था, तो इसका हो जाएगा ध्वज को अपने 15 अगस्त 1947 को हमने हमारा आजाद हुआ था, 26 नवंबर 1950। फिलहाल इसका आंसर जो है ना वो बिल्कुल सी सही हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, संविधान सभा की बात हो रही, तो उन्होंने 15 अगस्त को 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। आंसर यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है लग रहा है,
भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? तो बताइए कहाँ से? कनाडा से, आयरलैंड से, फ्रांस से या फिर अमेरिका से? तो हमने ये जो लिया है वो हमने आयरलैंड से लिया है। जो हमारे डीपीएसपी है, जो कि हमारे पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर्थ में आते हैं, डीपीएसपी यानी कि नीति निदेशक सिद्धांत, वो है ना, वो हमने आयरलैंड से के संविधान से लिए हैं। आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बताइए किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो थे निकोलस कॉपरनिकस, यानी कि डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निकोलस कॉपरनिकस जो है ना, उन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था। क्वेश्चन अगला है आपके लिए, वेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो मैं आपको बता दूं, हिंदी महासागर बिल्कुल नहीं, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक बिल्कुल नहीं, अटलांटिक महासागर और हडसन की संधि। देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। मैं आपको एक बार मैप ड्रॉ कर देती हूँ। देखो ये जो हमारा है ना, ये जो रशिया वाला एरिया है, ठीक है, ये रशिया है, नीचे चाइना आ जाएगा और ये इंडिया वगैरह आ जाएगा। यहाँ पर जो है ना, ये आप ऐसे देखिए, ये ऐसे करके है आपका अमेरिका वाला, ये अमेरिका का रीजन है। मैं बना के एक बार ड्रॉ करती हूँ, ये अमेरिका का। तो जो बेरिंग की संधि है ना, ये बेरिंग का जल डमरू मध्य यहाँ पर पड़ता है, ये है बेरिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये है प्रशांत महासागर, और यहाँ पर ऊपर हो जाएगा ये वाला आर्कटिक सागर। ये आर्कटिक सागर है, आर्कटिक मैं लिख देती हूँ, आर्कटिक है, और प्रशांत महासागर है। बेरिंग की संधि मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया है, यहाँ पर पड़ जाएगी। तो फिलहाल इसका आंसर जो है ना, वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है अगला आपके लिए, निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो पूर्व मानसूनी बौछार काल बैसाखी से संबंधित है। तो काल बैसाखी जो है पश्चिम बंगाल और असम ही संबंधित है। तो इसका आंसर जो है ना, वो ए बिल्कुल सही होना चाहिए, ए इज करेक्ट है, बिल्कुल ए सही इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है? तो आर्थिक नियोजन को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। ये है आंसर इसका, ए हो जाएगा। आपको पता है कि हमारे हमारे जो अनुसूची अनुसूची 7 में तीन हाँ, तीन प्रकार की सूचियां, तीन प्रकार के सब्जेक्ट डिवाइड किए गए सूचियां हैं। इसमें है राज्य सूची है, एक स्टेट जो राज्य है, एक केंद्र की सूची है, एक समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन को रखा गया है, यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला है, भारत डैश 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 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, यानी कि कब शासन के अधीन? तो वो था 1858 वाली जो 57 की क्रांति हुई थी। तो फिर 1858 में हम पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन डायरेक्ट ब्रिटेन क्राउन के पास चला गया था, यानी कि डायरेक्ट ब्रिटेन क्राउन के पास चला गया था। सो आंसर इसका हो जाएगा बी बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला है, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर नागालैंड, तय किसमें माना जाता है? तो अगर आपने आंसर लगाया है बी, मुझे उम्मीद है आपने बिल्कुल सही लगाया होगा, यानी बी इसका सही हो जाएगा। जो संगाई महोत्सव है ना, वो मणिपुर में मनाया जाता है, बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइस है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित है? तो जो जसराज जी है ना, वो मेवाती घराने से संबंधित है, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मेवाती घराने से रिलेटेड है। क्वेश्चन अगला है आपके लिए, पुस्तक टू द ब्रिंक एंड ब्रिक है, यहाँ पे देखिए, ब्रिंक टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? तो अगर आपने लगाया है जयराम रमेश, यानी कि ए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस आप जो है ना, इसको इस तरह के क्वेश्चन को रट लिया करें, क्योंकि ये पुस्तक कुछ वगैरह बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो इसका ये हो जाएगा बिल्कुल सही, टू द ब्रिक एंड ब्रेक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक है ना जयराम रमेश जी। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अगला है गाइस आपके लिए,
चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो किस क्षेत्र में मनाया जाता है, इसका आंसर बताइए क्या है। अगर आपने लगाया है आंसर मिथिला यानी कि सी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें भाई बहन का त्योहार होता है, मतलब भाई बहन से रिलेटेड होता है। जैसे हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन होता है, भाई दूज होता है, ठीक इसी प्रकार का ये फेस्टिवल जो है बिहार में सामा चकेवा लोक पर्व मनाया जाता है, जो कि मिथिला प्रदेश में, मिथिला के क्षेत्र में मनाया जाता है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, निम्नलिखित में से थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है मुझे पेन चलाने में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई? तो पॉवर्टी एंड फेमिन्स, ऑन इकोनॉमी इनइक्वालिटी, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, रिसोर्सेस, वैल्यूज एंड डेवलपमेंट। तो इन्हों जो अमर्त्य सेन जो है ना, देखिए अमर्त्य सेन जो है ना, इन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता है ये, जो कि इकोनॉमी के लिए मिला था इन्हें, ठीक है। तो बताइए इन्हें इनमें से कौन सी पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी हुई है? तो इनकी जो पुस्तक है ना पॉवर्टी ऑफ इंडिया, इनकी बिल्कुल नहीं लिखी हुई है। पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो है ना पुस्तक इनकी नहीं, बाकी इनकी सारी पुस्तक लिखी हुई है। सो सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल डैश 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 8 मार्च मनाया जाता है। तो आंसर सी इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। सी इज करेक्ट हियर। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आंसर सी सही हो जाएगा। साहित्य में भारत के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय जो है ना न्यूयॉर्क में है, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। सी इज करेक्ट है, न्यूयॉर्क सिटी। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है अंतरिक्ष, क्या पूरा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थी राकेश शर्मा थे। आंसर ए इसका बिल्कुल सी बिल्कुल सही होना चाहिए। सी इज करेक्ट है, राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो बताइए कौन सा टेनिस टूर्नामेंट है? तो वो है रोलैंड गैरोस। आंसर ए इसका सही हो जाएगा, रोलैंड गैरोस। अगर आपने लगाया है आंसर ए तो बिल्कुल सही लगा पा रहे हैं। आंसर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला गाइस आपके लिए है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाने वाला शहर जयपुर, जो कि राजस्थान में है। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए इज करेक्ट है। अगला है आपके लिए एनसीएसएम संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। जो एनसीएसएम है ना, वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। इसका पूर्ण रूप क्या है? बताइए क्या है इसका पूर्ण रूप? इसका पूर्ण रूप जो हो जाएगा वो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो है ना, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? जो प्रतिरोधकता है ना, इसकी एसआई जो इकाई क्या होती है? तो उसकी ओम मीटर होती है। ओम मीटर कहाँ पे लिखा हुआ? तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है 10 एन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, देखिए याद रखना, विस्थापन हो रहा है तो किया गया कार्य होता है। तो कितना हो जाएगा बताइए? 5 इंटू 10 तो इक्वल्स टू हो जाएगा 50 एन हो जाएगा। इसका आंसर एन जूल होना चाहिए, यानी कि 50 जे हो जाएगा, क्योंकि मीटर है वहां पर एन दिया हुआ है। सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? तो किस कोण से फेंकी जा सकती है? तो अगर 45 डिग्री से आप फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा वस्तु है ना वो दूर प्रक्षेपित हो जाएगी। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है। आणविक जो आकर्षण है ना बहुत ही दृढ़ होता है, बहुत ही कठोर होता है। तो बताइए कौन सा वो आकर्षण होता है? तो वो ठोस होता है। ठोस में आणविक आकर्षण बहुत ही दृढ़ होता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, ये साइंस क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पदार्थ के संबंध में? तो आंसर आपने देखिए पढ़िए पहले इनको, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता।
ए बिल्कुल सही देखो है। इन्होंने बोला कि सही नहीं है कि पदार्थ के, देखो पहले आप पढ़िए, पदार्थ के कणों के बीच में कोई आकर्षण नहीं होता, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो यही गलत है। आगे हम पढ़ेंगे ये क्यों, और गलत ही पूछा गया है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आंसर सी ए सही है। निम्न में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव द्रव्य अवस्था में होता है, मतलब सामान्य यानी बिल्कुल सामान्य टेम्परेचर है फिर भी वो द्रव अवस्था में आ जाता है, कि सोना, चांदी, गैलियम या फिर जर्मेनियम। तो अगर आपने आंसर दिया है इसका सी यानी गैलियम, तो बिल्कुल सही दिया है। गैलियम जो है ना वो सामान्य टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में यानी लिक्विड अवस्था में होता है गैलियम, इनकी सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है गाइस आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, तो वो है कम गलनांक और क्वथनांक, यानी कि इसका हो जाएगा बी बिल्कुल सही। अगर आपने लगाया है बी तो बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। कम गलनांक और क्वथनांक जो है ना वो एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं होता है, बाकी सभी इसके गुण होते हैं। पानी में घुलनशील भी होता है, पेट्रोल में अघुलनशील होता है, ठोस और मजबूत होता है, उच्च गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, मतलब हाई गलनांक इसका होता है, हाई क्वथनांक होता है। ये कहने की नहीं इसका कम गलनांक और क्वथनांक होता है, कम नहीं होता है। आयनिक यौगिकों का जो क्वथनांक होता है बहुत ही हाई लेवल का होता है और गलनांक भी हाई होता है। बहुत ही ठोस होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, लेकिन पेट्रोल में नहीं घुलते हैं, और कम तो होता ही नहीं है। आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है एपिग्राफी। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है, तो बताइए एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है, तो इसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शिलालेख होते हैं इनके स्कल्पचर का अध्ययन होता है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो होमोसेपियंस जो शब्द है ना वो सी लिनियस यानी कि कार्ल लिनियस द्वारा दिया गया था। सी इनको कार्ल लिनियस बोल सकते हैं, सी लिनियस, तो सी लिनियस ने दिया था, कार्ल लिनियस ने, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है श्वसन पक्ष में पक्षाव यानी कि सीलिया की क्या भूमिका होती है, जो हम जहां से हमारी सांसें हम लेते हैं उसमें सीलिया एक साइड होता है, ठीक है, उसकी भूमिका क्या होती है, तो बताइए इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर सीधे हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम एक एक पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आंसर बी को पढ़िए आप। जो सीलिया होती है ना, सीलिया फेफड़ों और वायु पथ से नाक की और स्थित बलगम को साफ करते हैं, तो आंसर फिलहाल इसका ए बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको दिखाते हैं हम अगला, पक्सीनिया ग्रामिनिस कवक डैश 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 से होता है, जो पक्सीनिया ग्रामिनिस जो फंगस है ना उससे क्या हो सकता है, तो उससे जो है ना वो आपको जो हमारे गेहूं है ना, गेहूं में ब्लैक रस्ट लग सकता है। एक आप देखते होंगे, अब अगर कोई गांव से रिलेट करता होगा तो आप गेहूं की फसल में देखते हैं पत्तियों में ब्लैक ब्लैक सा फंगस, काले कलर का फंगस लग जाता है, तो वो पक्सीनिया जो ग्रामिनिस कवक होता है, फंगस होता है, मतलब वही होता है, उसको गेहूं में ब्लैक रस्ट कहते हैं। आंसर डी इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में मदद करता है, तो कौन सा पादप हार्मोन है, एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिक्सिक एसिड है या फिर जिब्रेलिन है, तो बताइए इसका आंसर क्या है, तो अगर आपने आंसर लगाया है जिब्रेलिन तो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिब्रेलिन जो है ना वो ऐसा पादप हार्मोन है जो पौधों के पत्ते यानी कि तने के विकास में मदद करता है, तो जिब्रेलिन है, आंसर डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सीपीयू की गति को किससे मापा जा सकता है, तो सीपीयू की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है, ए इज करेक्ट है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट। एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो, यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है, बताइए किस सॉफ्टवेयर का यूज करके किया जा सकता है, तो इसका अगर आपने दिया है कंपाइलर, यानी कि इसका जो कंपाइलर सॉफ्टवेयर है ना, अगर आप इसका यूज करेंगे तो हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को एक अलग रूप में जो है ना रूपांतरित किया जा सकता है, वो कंपाइलर होता है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके लिए, संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। अगर आप संरचनात्मक तरीके से देखें तो जो भी पारिस्थितिकी हमारा तंत्र है उसमें जैविक और अजैविक घटक जो है ना वो शामिल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर पूछता क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है,
जैविक घटक, वायुमंडलीय आर्द्रता, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हरे पौधे। देखिए जैविक घटक जो है ना वो हरे पौधे हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना ये सब अजैविक है। वायुमंडल में आर्द्रता अजैविक है, तापमान अजैविक है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड अजैविक है। फिलहाल इसका जो आंसर है ना वो डी हो जाएगा। डी इज करेक्ट है। यहाँ पर जो है ना ये जैविक घटक हो जाएगा। डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, जैविक मतलब जिसमें जान हो, जिसमें लिविंग, जो लिविंग हो। ठीक है, क्वेश्चन है अगले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली प्रक्रिया है, जो जो पर्यावरण है ना उसके एकदम इको फ्रेंडली है। तो कौन से? सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना, तालाबों में जैव निम्नीकरण अपशिष्टों का निपटान करना। देखो ये तो बिल्कुल इको फ्रेंडली नहीं है। प्लास्टिक अपशिष्ट की मिट्टी में दबाकर निपटान करना, या फिर फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक, ये तो बिल्कुल नहीं। तो दो तो एकदम आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, और आपने दिया है सूखे पत्ते यानी कि सूखे यानी ए। अगर सूखे पत्तों को आप मिट्टी में दबा देंगे ना तो वो फर्टाइल जमीन बन जाएगी, वो मतलब एक तरह से खाद बन जाएगी। तो वो जमीन फर्टाइल भी हो जाएगी और इको फ्रेंडली भी हो जाएगी, उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा, कोई पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है ना वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके लिए, धौलावीरा डैश 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 राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा जो है ना वो गुजरात में स्थित है। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए इज करेक्ट है। ए बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला है धौलावीरा के बाद में, हाँ क्वेश्चन आपके लिए है, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था? तो इक्ता प्रणाली जो है ना वो इल्तुतमिश द्वारा लाई गई थी। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इल्तुतमिश ये वही है जो गुलाम वंश का शासक है और जहां से गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1200, आपको पता है 6 से ये रहे थे। 1206 से मतलब आगे फिर 1200, इसके बाद में इसकी रजा सुल्तान, इसकी मतलब इल्तुतमिश के बाद आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर रजा सुल्तान आई थी। ये सारा चलता रहा था। फिर बाद में इसका तुगलक वंश आया था और खिलजी, फिर खिलजी है, फिर तुगलक वंश आया उसके बाद में। इस तरह से इसके बाद चलते रहे। सो इसका जो है ना फिलहाल इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है,